हेलो बच्चों, आरबीएससी ऑनलाइन क्लासेस में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। जैसा कि आपको पता है, आपका दूसरा अध्याय कार्य ऊर्जा शक्ति अध्याय नंबर 6 स्टार्ट हो चुका है। पहला एनएलएम हम कर चुके हैं और अब हम कर रहे हैं कार्य ऊर्जा शक्ति। 2 वीडियो बन चुके हैं कार्य ऊर्जा शक्ति पे, जिसपे कार्य के बारे में, कार्य के प्रकार के बारे में, नियत बल द्वारा किया गया कार्य, परिवर्ती बल द्वारा किया गया कार्य, वो सारी चीज समझाई जा चुकी है। आज हम एक तीसरा टॉपिक ले रहे हैं, संरक्षित बल क्षेत्र और असंरक्षित बल क्षेत्र। हालांकि टॉपिक बहुत छोटा है, लेकिन मैं आपको इसको डिटेल में एक्सप्लेन करूंगा, हर चीजें समझाऊंगा। और अगर आपने इस वीडियो को ध्यान से देख लिया तो आई कैन एश्योर यू, मैं आपसे वादा करता हूं कि संरक्षित बल क्षेत्र और असंरक्षित बल क्षेत्र में कभी भी आपको दिक्कत नहीं आने वाली है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं बिना किसी टाइम को वेस्ट किए हुए। संरक्षित बल क्षेत्र और असंरक्षित बल क्षेत्र इंग्लिश में कहते हैं कंजर्वेटिव फोर्स और नॉन कंजर्वेटिव फोर्स। कंजर्वेटिव फोर्स और नॉन कंजर्वेटिव फोर्स, ठीक है। तो सबसे पहले देखते हैं कि कंजर्वेटिव फोर्स क्या होते हैं। तो देखिए, संरक्षित बल क्या होते हैं। संरक्षित बल, आइए देखिए, या संरक्षित बल क्षेत्र बोले एक ही बात है। इंपॉर्टेंट बात क्या है इस बल की? इस बल की इंपॉर्टेंट बात जो लिख रहा हूं वो आपको ध्यान रखनी है। एक दो एग्जांपल्स भी लूंगा, एक्सप्लेन करूंगा, ज्यादा बड़ा टॉपिक नहीं है, लेकिन फिर भी मैं आपको इतने अच्छे से एक्सप्लेन कर दूंगा कि आने वाले टाइम में संरक्षित बल क्षेत्र और असंरक्षित बल क्षेत्र से संबंधित कोई भी समस्याओं को आप आसानी से हल कर पाओगे, ठीक है। चलो देखते हैं। संरक्षित बल, कंजर्वेटिव फोर्स, कंजर्वेटिव फोर्स। आज हम करेंगे संरक्षित बल द्वारा किया गया कार्य। देखिए क्या बोलते हैं, ऐसे बल जिनके द्वारा किया गया कार्य, ऐसे बल जिनके द्वारा किया गया कार्य वस्तु की किया गया कार्य वस्तु की प्रारंभिक व अंतिम स्थिति पर, वस्तु की प्रारंभिक व अंतिम स्थिति पर, प्रारंभिक व अंतिम स्थिति पर निर्भर करता है, अंतिम स्थिति पर निर्भर करता है, स्थिति पर निर्भर करता है, संरक्षित बल कहलाता है। निर्भर करता है, संरक्षित बल कहलाता है, या संरक्षित बल द्वारा किया गया कार्य कहलाता है, संरक्षित बल कहलाते हैं। इंपॉर्टेंट बात ये समझनी है। इसका मतलब ऐसे बल जिनके द्वारा किया गया कार्य वस्तु की प्रारंभिक व अंतिम स्थिति पे निर्भर करता है, ये इंपॉर्टेंट बात है। इसका मतलब इन बल द्वारा किया गया कार्य वस्तु द्वारा तय किए गए पथ पर निर्भर नहीं करेगा। देखो, स्थिति और पथ में अंतर है, याद करो। वही अंतर है जो अंतर विस्थापन और दूरी में है, वही अंतर स्थिति और पथ में है। ध्यान देना, स्थिति में परिवर्तन को विस्थापन कहते हैं और वस्तु द्वारा तय किया गया पथ दूरी कहलाता है। तो यहाँ पे दूसरी इंपॉर्टेंट बात लिखेंगे कि दूसरी इंपॉर्टेंट बात क्या लिखेंगे? दूसरी इंपॉर्टेंट बात ये लिख देंगे कि इन बल द्वारा किया गया कार्य, इन बल द्वारा किया गया कार्य द्वारा किया गया कार्य, किया गया कार्य, इन बल द्वारा किया गया कार्य क्या? इन बल द्वारा किया गया कार्य वस्तु द्वारा तय पथ पर निर्भर नहीं करता, वस्तु द्वारा तय पथ पर निर्भर नहीं करता, तय पथ पर निर्भर नहीं करता। इंपॉर्टेंट बात समझनी है। सर कैसे, कोई एग्जाम्पल दे के समझा सकते हो क्या? नहीं करता है, बिल्कुल मैं एग्जाम्पल दे के ही डिटेल में एक्सप्लेन करूंगा सारी चीजें। तो देखो, सबसे पहले एक एग्जाम्पल लेता हूं। मान लो मेरे पास कोई संरक्षित बल है, कोई भी संरक्षित बल है। अब संरक्षित बल कौन कौन से होते हैं, कुछ उदाहरण लिख देता हूं मैं। कौन कौन से बल संरक्षित बल की कैटेगरी में आते हैं? एक तो होता है जो गुरुत्वीय बल होता है, वो संरक्षित बल होता है।
गुरुत्वीय बल होता है जो संरक्षी बल होता है, जिसको बोलते हैं फोर्स ऑफ ग्रेविटी या ग्रेविटी फोर्स, ग्रेविटी बोलते हैं। ठीक है, ठीक है। स्प्रिंग फोर्स, स्प्रिंग बल भी किसके अंदर आता है? स्प्रिंग बल, स्प्रिंग बल जो स्प्रिंग जो बल लगाता है उसको बोलते हैं स्प्रिंग बल या स्प्रिंग फोर्स बोलते हैं, स्प्रिंग फोर्स बोलते हैं। तीसरी इंपॉर्टेंट बात, तीसरा बल कौन सकता है? स्थिर वैद्युत बल, स्थिर वैद्युत बल। ये जो भी हैं, ये भी जो भी हैं स्थिर वैद्युत बल, जिसको बोलते हैं इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स। इन बल द्वारा जो भी किया गया कार्य है वो वस्तु की प्रारंभिक और अंतिम स्थिति पर निर्भर करेगा, तय किए गए पथ पर निर्भर नहीं करेगा। सर उदाहरण देके समझाइए। जैसे मान लो मैं कोई कह रहा हूं कि कोई संरक्षी बल है और उस संरक्षी बल की स्थिति में कोई वस्तु ए से बी में जाना चाहती है। ए से कहां जाना चाहती है? बी में जाना चाहती है। ठीक है सर, भेज दो। अब ए से बी तक जाने के अनंत रास्ते हो सकते हैं, अनंत रास्ते हो सकते हैं। कैसे? सर देखो, ए से बी कोई बोलेगा मैं तो सीधा चला जाऊंगा सर, लेकिन कुछ लड़के होते हैं ना, लड़के, वो क्या होता है जब स्कूल से कॉलेज घर जाना होता है तो वो कहते हैं एक जना ऐसे गया, ऐसे गया, ऐसे गया, ऐसे गया, ऐसे गया, एक जना घुमा, ऐसे गया, ऐसे गया, ऐसे गया, ऐसे गया, ऐसे गया, ऐसे गया, ऐसे। ठीक है, और भी बहुत सारे अनंत रास्ते, मैं कह रहा हूं अनंत रास्ते, अनंत रास्ते, अनंत रास्ते। देखो फाइनली पहुंचना कहां है? घर पर। अब मैं कह रहा हूं कि यहां पर इस किसी वस्तु को ए बिंदु से बी बिंदु तक ले जाने में किया गया कार्य संरक्षी बल द्वारा किया जा रहा है। मैं किसके द्वारा किया जा रहा है? संरक्षी बल द्वारा किया जा रहा है। और मैं ये बात बोल चुका हूं कि संरक्षी बल द्वारा किया गया कार्य वस्तु की प्रारंभिक स्थिति और अंतिम स्थिति पर निर्भर करता है। तो जरा ध्यान से सुनिएगा। यहां पे मान लो मैं कहता हूं इस स्थिति में जाने में कार्य हुआ W1, इस स्थिति में ले जाने में कार्य हुआ W2, इसमें W3 हुआ और इसमें W4 हुआ। इंपॉर्टेंट बात समझिएगा, W1, W2, W3, W4। मैं आपसे पूछता हूं, मैं आपसे पूछ रहा हूं कि किस स्थिति में कार्य ज्यादा होगा, तो आपको यह देखना है प्रारंभिक स्थिति और अंतिम स्थिति। बल सबके लिए समान है, बल सबके लिए समान है। कार्य बराबर बल गुणा विस्थापन, बल सबके लिए समान है। और बल कैसा है? संरक्षी बल है। कैसा बल है? संरक्षी बल है। ध्यान दीजिएगा, संरक्षी बल है। तो विस्थापन क्या होता है? अंतिम स्थिति, अंतिम स्थिति माइनस प्रारंभिक स्थिति, अंतिम स्थिति माइनस प्रारंभिक स्थिति। अब चाहे वस्तु ए से बी जाने के लिए ये इसकी प्रारंभिक स्थिति है और ये इसकी अंतिम स्थिति है। अगर मान लो यहां से यहां जा रहे हो, यहां से यहां जा रहे हो, तो अंतिम स्थिति ये, प्रारंभिक स्थिति ये, कोई दिक्कत नहीं है। अगर आप यहां से घूम के, यहां से घूमते 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 यहां पहुंचे, फिर भी इस स्थिति में भी अंतिम स्थिति तो यही है और प्रारंभिक स्थिति यही है, तो इनके बीच की दूरी देखो, इनके बीच की दूरी देखो। फिर यहां देखो, यहां से चले, 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 यहां पहुंच गए। अंतिम स्थिति क्या है? बी, और प्रारंभिक स्थिति क्या है? ए। तो आपको तो अंतिम स्थिति और प्रारंभिक स्थिति के बीच की दूरी देखनी है। आपको तय किए गए पथ से कोई मतलब नहीं है। तो आप बोलोगे सर चाहे W1 हो, चाहे W2 हो, चाहे W3 हो, चाहे W4 हो, हर स्थिति में बल का मान तो समान है और विस्थापन भी क्या है? समान है। विस्थापन भी क्या है? समान है, क्योंकि अंतिम स्थिति और प्रारंभिक स्थिति के बीच की दूरी क्या है? नियत है, फिक्स है या नहीं है? बोलो। तो हर स्थिति में किया गया कार्य क्या आएगा? समान आएगा या नहीं आएगा? बस ये बात ध्यान रखनी है कि अगर उस कार्य को करने के लिए जो बल लगाया जा रहा है वो संरक्षी है या नहीं है। अगर ये संरक्षी है तो ही ये बात सही होगी, नहीं तो नहीं हो पाएगी। ये बात ध्यान रखना। उम्मीद कर रहा हूं मेरी बात एकदम समझ में आ रही होगी। चलो एक एग्जांपल और लेके दिखाता हूं। मान लो एक ब्लॉक है। चलो देखते हैं क्वेश्चन को। मान लेता हूं एक ब्लॉक है, m मास का ब्लॉक है, m मास का ब्लॉक है। ठीक है, अब इस m मास को, ब्लॉक को ले जाने के बहुत तरीके हो जाते हैं। मान लो उसको यहां ले जाना चाहते हो और ये ऊंचाई मान लो कितनी मान लेता हूं मैं, एक बार h मान लेता हूं।
एच मान लेता हूं। इस ब्लॉक को उठा के तुम सीधा ले गए, सीधा ले गए, सीधा ले गए, सीधा ले गए। ये तुम्हारी हो गई अंतिम स्थिति और ये तुम्हारी हो गई प्रारंभिक स्थिति। अंतिम स्थिति और ये तुम्हारी हो गई प्रारंभिक स्थिति। ठीक है, और ये दूरी हमने बोल दिया h है। कितनी है ये दूरी? हमने कितनी मान ली? h है। कितनी मान ली? h। अब मैं कहता हूं कि आप जब इसको उठा के यहां से यहां ले गए तो आपने क्या किया? गुरुत्व बल के विरुद्ध कार्य किया। गुरुत्व बल कहां लगेगा? इस पर mg लगेगा या नहीं लगेगा? लगेगा। तो आपने बल लगाया गुरुत्व बल के विरुद्ध। आपने बल कहां लगाया? ऊपर की तरफ लगाया। लेकिन आपके बल का परिमाण किसके बराबर है? गुरुत्व बल के बराबर है। इसका मतलब आपका बल गुरुत्व बल के बराबर है। और गुरुत्व बल कैसा बल है? जल्दी से बोलोगे, संरक्षी बल है। और संरक्षी बल द्वारा किया गया कार्य किस पर निर्भर करता है? प्रारंभिक स्थिति और अंतिम स्थिति। अंतिम स्थिति ये रही, प्रारंभिक स्थिति ये रही, कार्य बराबर। आपने जो बल लगाया ऊपर की तरफ उसका परिमाण किसके बराबर है? mg के बराबर। अंतिम स्थिति कितनी है? y फाइनल माइनस y इनिशियल। ध्यान से देखना, y फाइनल माइनस y इनिशियल यानी कि ये किसके बराबर है? h के बराबर है। यानी कि w बराबर क्या आया? mgh। अभी मेरी बात खत्म नहीं हुई है, अभी मेरी बात खत्म नहीं हुई है। अब इसी ब्लॉक को मैं उठा के ले जा रहा हूं ऐसे। मैं इसको ले गया x1 डिस्टेंस पर, मैं इसको ले गया सुनो y1 डिस्टेंस पर, फिर मैं इसको ले जाता हूं इधर। ठीक है, फिर मैं ले जाता हूं इसको इधर और फाइनली मैं यहां पहुंच गया। ध्यान देना, ध्यान देना। ठीक है, ये y1 डिस्टेंस है, ये मान लो तो x1 डिस्टेंस है और ये चलते हैं y2 डिस्टेंस। मैं पहले ही कह चुका हूं mg कहां लगता रहेगा? इस पर नीचे की ओर। अब देखो, अब हमने पाथ बड़ा बना दिया है, पथ लंबा कर दिया है, लेकिन इस ब्लॉक को यहां से यहां तक ले जाने में किया गया कार्य mgh के बराबर आना चाहिए, क्योंकि mg कैसा बल है? गुरुत्व बल है। और गुरुत्व बल कैसा होता है? संरक्षी बल, जो प्रारंभिक स्थिति और अंतिम स्थिति पर निर्भर करता है। अंतिम स्थिति तो देखो यही है, अंतिम स्थिति देखो यही है, और प्रारंभिक स्थिति यही है। तो अंतिम स्थिति और प्रारंभिक स्थिति के बीच की दूरी कितनी है? यही तो h ही तो है। यानी कि किया गया कार्य mgh ही आना चाहिए। चलो हम चेक करते हैं। पहले मैंने बोला यहां से यहां गए तो देखो mg के बराबर आपने बल लगाया ऊपर की तरफ, mg के बराबर बल लगाया ऊपर की तरफ। तो पहली स्थिति में जो आपने कार्य निकाला वो कितना निकाला? mg इंटू अंतिम स्थिति माइनस प्रारंभिक स्थिति। कितना हुआ? mg y1, mg y1। इसने इतने से लिखा। यहां पर ब्लॉक पहुंचने के बाद फिर ब्लॉक कहां गया? इधर की तरफ। हमें किसके द्वारा किया गया कार्य निकालना है? संरक्षी बल द्वारा किया गया कार्य निकालना है। इस स्थिति में अगर देखो तो mg कहां लग रहा था? जब ब्लॉक क्षैतिज दिशा में गति कर रहा था। ध्यान देना, ब्लॉक क्षैतिज दिशा में गति कर रहा था, विस्थापन इधर, बल कहां लग रहा है? इधर। थीटा कितना है? 90 डिग्री। तो mg इंटू x1 इंटू cos 90, cos 90 कितना होता है? 0 होता है। तो इस स्थिति में किया गया कार्य तो कितना आ जाएगा? 0 आ जाएगा। अब ब्लॉक यहां पहुंच गया, यहां से यहां पहुंचा। तीसरी स्थिति में क्या हुआ? तीसरी स्थिति में ब्लॉक पर तो क्या लग रहा है? ध्यान से देखोगे mg, उसके ऊपर मैं क्या लगा रहा हूं? f लगा रहा हूं। f इधर गया mg के बराबर। अंतिम स्थिति ये है, प्रारंभिक स्थिति ये है। इसको मान लेते हैं अंतिम स्थिति जो भी है, ठीक है, और अंतिम स्थिति माइनस प्रारंभिक स्थिति। तो ये दूरी कितनी हो गई? यहां से यहां वाली देखो तो क्या y2 है या नहीं है? ध्यान से देखो y2 है, ठीक है। तो कुल कार्य कितना निकलेगा? कुल कार्य कितना निकलेगा? W1 प्लस W2 प्लस W3। बोलो हाँ या ना? सर बिल्कुल। W1 कितना हो गया? mg y1 प्लस W2 कितना हो गया? सर 0। और W3 कितना हो गया? mg y2। ध्यान से अगर देखो, ध्यान से देखो, mg y1 प्लस y2, यहां देखो ध्यान से, mg y1 ये रहा और ये रहा तुम्हारा y2, ये रहा तुम्हारा y2। यहां से यही तो ले गए तुम, यहां से यही तो ले गए हो। तो y1 और y2 प्लस y2 मिलके किसके बराबर आएगा?
ध्यान से देखोगे तो क्या mgh के बराबर आएगा। तो यहां से मैं एक बात प्रूव कर रहा हूं कि संरक्षित बल क्षेत्र में किया गया कार्य पथ पर निर्भर नहीं कर रहा है। यहाँ का पथ लंबा है, यहाँ का पथ छोटा है, लेकिन किया गया कार्य दोनों केस में क्या आया है, बराबर आया है। मेरी बात समझ में आई या नहीं आई, बोलो हाँ या ना। बिल्कुल सर, एकदम समझ में आई। एक क्वेश्चन और देख लो, एक क्वेश्चन एक और देख लो। एक नततल है, एक नततल है, ठीक है, एक नततल है, यहां कोई भी कोण थीटा है और यहां से मान लो मैं कहता हूं ये यहां से एक m द्रव्यमान को आप यहां तक ले जाना चाहते हो, यहां तक ले जाना चाहते हो। तो बोला गुरुत्व बल द्वारा किए गए कार्य की गणना करो। गुरुत्व बल द्वारा किए गए कार्य की गणना करो। सुनना मेरी बात, किए गए कार्य की गणना करो, कार्य की गणना करो। यदि वस्तु को A से C ले गए और यदि वस्तु को A से B से C ले गए, दो स्थितियां हैं। पहला कहां से वस्तु को कहां से कहां ले गए, सीधा A से B ले गए, A से C ले गए सॉरी, और दूसरी स्थिति में वस्तु को A से B ले गए और B से कहां ले गए, हम लोग C ले गए। ये बात आपको ध्यान रखनी है। अब जरा ध्यान रखिए, ये थीटा है, अगर ये कोण थीटा है तो ये कितना होगा सर, 90 होगा, सर 90 होगा। तो ये कोण कितना होगा सर, 90 माइनस थीटा होगा, 90 माइनस थीटा होगा। जरा याद करना, मैं कई बार ये चीज पढ़ा चुका हूं। अगर नतल पे कोई वस्तु रखी हो तो इस पर अभिलंब प्रतिक्रिया बल कहाँ लगता है, कहाँ लगता है जरा बोलना, ऊपर की ओर। mg कहाँ लगता है सर, नीचे की ओर। इसको पीछे बढ़ाएंगे तो ये आएगा थीटा, तो इसका जो घटक आएगा वो क्या आएगा, mg cos थीटा, और ये वाला घटक क्या आएगा, mg sin थीटा। बोलो हाँ या ना। बिल्कुल सर आएगा, आएगा या नहीं आएगा, आएगा। अब जरा देखो, n को तो कौन बैलेंस कर लेता है, mg cos थीटा। सेम यहां पर भी तो यही बात होगी, n के को तो बैलेंस कर लेगा mg cos थीटा, n को कौन बैलेंस कर लेगा, mg cos थीटा। और यहाँ पे क्या लगेगा, इस पर यहाँ पे क्या लगेगा, mg sin थीटा। बोलो हाँ या ना। अब जरा देखो, मैंने बोला गुरुत्व बल द्वारा किया गया कार्य, गुरुत्व बल कहाँ लग रहा है, इधर की तरफ, विस्थापन किधर हो रहा है, इधर की तरफ। तो अगर मैं इसके लिए पूछूं कार्य, तो कार्य बराबर बल गुणा विस्थापन। बल कितना लग रहा है, mg sin थीटा, नीचे की तरफ। विस्थापन कहाँ हो रहा है, ऊपर की तरफ। दोनों एक दूसरे के विपरीत है, बल और विस्थापन एक दूसरे के विपरीत है। तो cos थीटा का मान कितना आएगा, जरा ध्यान देना। W बराबर हम क्या लिखते हैं, fs cos थीटा। जरा देखो, बल नीचे की तरफ लग रहा है, विस्थापन ऊपर की तरफ लग रहा है, तो cos थीटा कितना होता है, cos 180। याद ही रख लो, जब दोनों एक दूसरे के विपरीत हो, जब दोनों एक दूसरे के विपरीत हो तो थीटा 180 डिग्री होता है। तो माइनस का mg sin थीटा इंटू एल, यानी कि ये निकलेगा W को AC से, सीधा A से C पे ले जाओ तो क्या सर, अगर मैं A से B जाऊं और B से C जाऊं तो भी क्या निकलेगा, समान निकलेगा। बिल्कुल बिल्कुल समान निकलेगा। आओ चेक करके बताते हैं। जब आप W A से B गए, B से C गए, तो भी क्या आना चाहिए, कार्य यही आना चाहिए, क्योंकि mg कैसा है, संरक्षी बल क्षेत्र है। बिल्कुल सर, आपने बता दिया था, ये संरक्षी बल क्षेत्र है। बहुत बढ़िया। तो चलो सबसे पहले A से B चलते हैं। जब मैं A से B की तरफ जाने लगा तो mg तो इधर था सर, और विस्थापन किधर था मेरा, mg तो इधर लगा, विस्थापन किधर लगा, इधर हुआ। mg इधर लगा, विस्थापन इधर हुआ, तो कार्य कितना हुआ, A से B के लिए कार्य कितना हुआ बताओ मुझे। A से B के लिए कार्य mg यहाँ पे, विस्थापन इस दिशा में, विस्थापन इस दिशा में, विस्थापन किस दिशा में, इस दिशा में, और इस दिशा मान लो विस्थापन x हुआ, तो x इंटू cos थीटा कितना होगा,
कॉस थीटा mg नीचे, विस्थापन इधर, कॉस थीटा कितना हो गया, कॉस 90 कितना हो गया, 0 आ गया सर। बिल्कुल सर। अब जरा ध्यान से देखना, अब जरा ध्यान से देखना, बी से कहां जा रहा हूं मैं, सी पे जा रहा हूं, बी से कहां जा रहा हूं, सी पे जा रहा हूं। जब मैं बी से सी पे जाने लगा तो वस्तु को ग्रेविटी कहां खींचेगी सर, नीचे की तरफ खींचेगी, नीचे की तरफ खींचेगी। लेकिन विस्थापन कहां हो रहा है, बी से सी में विस्थापन कहां हो रहा है, विस्थापन तो सर ऊपर की तरफ हो रहा है, बल नीचे की तरफ, विस्थापन ऊपर की तरफ। कॉस थीटा कितना हो गया, 180। सर इस बीसी का मान निकाल सकते हो, बिल्कुल। देखो ये रहा एल, यहां ध्यान रखना, ये रहा एल और ये रहा तुम्हारे पास 90 माइनस थीटा, जरा ध्यान से देखना, ये रहा एल, ये रहा एल, ये रहा 90 माइनस थीटा। तो ये दूरी कितनी होगी, थीटा के साथ कॉस थीटा, थीटा के साथ कॉस थीटा, जल्दी बोलो। तो एल कॉस 90 माइनस थीटा, ये दूरी क्या हो जाएगी, ये दूरी निकाल सकते हो क्या, ये दूरी निकाल सकते हो, कॉस थीटा बराबर आधार बट्टा कर्ण, कॉस थीटा बराबर आधार बट्टा कर्ण से भी निकाल सकते हो, या थीटा के साथ जो घटक लेते हो, थीटा के साथ जो घटक लेते हो कॉस थीटा, इसका थीटा के साथ जो घटक आएगा वो क्या आएगा, कॉस थीटा आएगा या नहीं आएगा, बोलो एक बार। बिल्कुल सर आएगा। तो एल कॉस 90 माइनस थीटा, ये बन गया एल साइन थीटा, एल साइन थीटा। तो यहां देखो mg इंटू एल साइन थीटा इंटू 180, 180 आएगा, कॉस 180 आएगा या नहीं आएगा, क्योंकि देखो विस्थापन कहां हो रहा है, ऊपर, बल कहां लग रहा है, नीचे। तो ये कैसा आएगा, माइनस का आएगा। तो माइनस का mg इंटू एल साइन थीटा आया या नहीं आया। तो अगर मैं पूछूं कुल कार्य कैसा हुआ, अगर यहां से यहां और यहां से यहां गए तो देखो ए से बी में तो कार्य कितना हुआ, ए से बी में कार्य कितना हुआ, ए से बी में कार्य कितना हुआ, 0 माइनस mg एल साइन थीटा। तो कुल कार्य कितना निकल के आया, कुल कार्य कितना निकल के आया सर, इतना निकल के आया। यहां पर भी कितना निकल के आया, इतना निकल के आया। तो देखो दोनों कार्य बराबर हैं या नहीं है। इससे यह साबित होता है कि संरक्षी बल द्वारा किया गया कार्य वस्तु की प्रारंभिक और अंतिम स्थिति पर निर्भर करता है, वस्तु द्वारा तय किए गए पथ पर निर्भर नहीं करता है। इससे बढ़िया कोई एग्जाम्पल नहीं हो सकता जो इस बात को समझा सके। मेरी बात एकदम समझ में आ रही होगी, बिल्कुल सर। अच्छा, यहां पर एक इंपॉर्टेंट बात और बताता हूं मैं, हमेशा ध्यान रखिएगा, अगर किसी लूप में या किसी बंद पृष्ठ के अनुदिश, ये इंपॉर्टेंट बात नोट कीजिएगा, बंद पृष्ठ के अनुदिश, बंद पृष्ठ के अनुदिश, बंद पृष्ठ के अनुदिश किसी संरक्षी बल द्वारा किया गया कार्य शून्य होता है, किसी संरक्षी बल द्वारा किया गया कार्य शून्य होता है। बंद पृष्ठ के अनुदिश किसी संरक्षी बल द्वारा किया गया कार्य, किसी संरक्षी बल द्वारा किया गया कार्य शून्य होता है, ये बात ध्यान रखिएगा। केवल फिर बात कह रहा हूं, किया गया कार्य शून्य होता है। बंद पृष्ठ के अनुदिश किसी संरक्षी बल द्वारा किया गया कार्य शून्य होता है। क्यों होता है, जैसे समझिएगा। अगर बात यही याद रखनी है कि बल कैसा हो, ये इंपॉर्टेंट बात है, संरक्षी बल होना चाहिए, कंजर्वेटिव फोर्स होना चाहिए। और कंजर्वेटिव फोर्स कौन कौन से होते हैं बात कर चुके हैं, आइए देखते हैं। जैसे मान लो आप ए से बी गए, आप ए से बी गए, आप बी से सी गए, आप सी से डी गए, आप डी से ई गए और आप ई से एफ आए, वापस ए पे आ गए। तो इस बंद पृष्ठ के अनुदिश अगर कोई संरक्षी बल ए से बी जा रहा है, बी से सी जा रहा है, सी से डी जा रहा है, डी से ई जा रहा है और ई से वापस ए आ गया, तो क्या ये एक बंद पृष्ठ बना, क्या कोई बंद पृष्ठ बना। और यहाँ पे कार्य करने वाला कौन है, संरक्षी बल क्षेत्र है, तो उसके द्वारा किया गया कार्य क्या होगा, शून्य होगा। ऐसा क्यों, ऐसा क्यों, क्योंकि ये प्रारंभिक और अंतिम स्थिति पर निर्भर करता है, ये प्रारंभिक और अंतिम स्थिति पर निर्भर करता है। अंतिम माइनस प्रारंभिक, अंतिम माइनस प्रारंभिक। इस स्थिति के लिए, इस स्थिति के लिए अंतिम बिंदु भी यही है, प्रारंभिक बिंदु भी यही है, ध्यान दीजिएगा, अंतिम बिंदु भी यही है, प्रारंभिक बिंदु भी यही है। तो विस्थापन कितना हो जाएगा, विस्थापन सर 0 आ जाएगा, विस्थापन 0 आ जाएगा तो कार्य कितना हो जाएगा, शून्य हो जाएगा।
तो संरक्षी बल द्वारा किया गया कार्य, किसी बंद पथ में किया गया कार्य कितना होता है? शून्य होता है। अब आपके दिमाग में यह क्वेश्चन आ जाएगा, क्या सर हर केस में विस्थापन जब भी बंद पृष्ठ बनेगा या जब भी एक वृत्ताकार पथ बनेगा तो क्या होगा? वस्तु जब भी प्रारंभिक स्थिति पे आएगी तो विस्थापन तो हमेशा शून्य होगा, विस्थापन तो हमेशा शून्य होगा। तो क्या किया गया कार्य हमेशा शून्य होगा? नहीं, किया गया कार्य हमेशा शून्य नहीं होगा। ये शून्य तभी होगा जब केवल संरक्षी बल हो। कैसा बल हो? संरक्षी बल हो। मतलब आप ये मत सोचना कि अगर मैं यहां से यहां जाऊं तो विस्थापन तो हमेशा शून्य होता है। भाई विस्थापन हमेशा शून्य होगा तो तुम क्या बोलोगे? सर किया गया कार्य तो हमेशा शून्य होना चाहिए। पर यह बात हमेशा नहीं लागू। ये बात कब लागू है? अगर संरक्षी बल है तो। अगर संरक्षी बल नहीं है तो किया गया कार्य शून्य नहीं हो पाएगा। सर कैसे बताऊंगा? अभी बताता हूं, रुको ध्यान देना। पहले एक चीज का एग्जांपल लेके दिखाता हूं। मान लो कि एक वस्तु है m द्रव्यमान की, एक वस्तु है m द्रव्यमान की। सुनना मेरी बात, इस वस्तु पर mg कहां लग रहा है? mg कहां लग रहा है? सर यहां लग रहा है, ठीक है। और इस वस्तु को उठा के आप यहां ले गए। कहां ले गए? यहां ले गए। और ये ऊंचाई मान लेता हूं मैं h है, ये मान लेता हूं h है, ठीक है। अब अगर मैं आपसे बात करूं, मैं आपसे पूछूं एक बात कि मुझे ये बताओ, इस वस्तु को a बिंदु से b बिंदु तक, a बिंदु से b बिंदु तक ले जाने में किया गया कार्य किसके द्वारा? किसके द्वारा? गुरुत्व बल द्वारा किया गया कार्य। तो a से b तक गुरुत्व बल द्वारा किया गया कार्य कैसे निकालोगे? गुरुत्व बल कहां लग रहा है? गुरुत्व बल कहां लग रहा है? ध्यान से देखो तो। सर नीचे लग रहा है। विस्थापन कहां हो रहा है? ऊपर हो रहा है, ऊपर हो रहा है। किसके द्वारा कार्य पूछा है? गुरुत्व बल द्वारा। ध्यान देना, गुरुत्व बल द्वारा। गुरुत्व बल कहां लग रहा है? नीचे की तरफ, ठीक है। गुरुत्व बल कहां लग रहा है? नीचे की तरफ। और वस्तु कहां जा रही है? ऊपर की तरफ। mg इंटू एच इंटू कॉस कितना लिखोगे? 180 सर। और कॉस 180 कितना होता है? सर माइनस का 1 होता है। तो ये माइनस का mgh लगा दिया हमने। लेकिन जरा सोचो, अगर मैं कहता हूं वस्तु लौट कर वापस ए पर आ रही है, वस्तु लौट कर वापस ए पे आ रही है, तो वस्तु वापस लौट के ए पे आ रही है, तो बी से कहां आ रही है? बी से कहां आ रही है? ए पर आ रही है। आ रही है या नहीं आ रही है? अब इस स्थिति में गुरुत्व बल द्वारा किया गया कार्य कितना होगा बताओ? इस स्थिति में गुरुत्व बल द्वारा किया गया कार्य कितना होगा? गुरुत्व बल द्वारा किया गया कार्य कितना होगा बताओ? इस बार mg कहां लग रहा? नीचे की तरफ। विस्थापन भी कहां हो रहा है? नीचे की तरफ। दोनों ही एक दिशा में। जब दोनों चीजें एक दिशा में होती है तो कॉस थीटा कितना होता है? सर 0 डिग्री होता है। कितना होता है प्यारे बच्चों? कॉस 0। कॉस 0 कितना होता है? 1। इसका मतलब वस्तु जहां से गई वापस वहीं पे आ गई। एक बंद पृष्ठ बन गया या नहीं बन गया? जरा सोचो, यहां से गए वापस यहां आ गए, यहां से गए वापस यहां आ गए। जैसे यहां से गए वापस यहीं आ गए, तो एक तरह का बंद पृष्ठ बना या नहीं बना? कुल कार्य बताओ, कुल कार्य बताओ। कुल गुरुत्व बल द्वारा किया गया कार्य कितना होगा? WAB प्लस WBA, WBA प्लस WAB माइनस का mgh प्लस का mgh, माइनस का mgh प्लस mgh कितना हो जाएगा? 0 हो जाएगा। पर यह बात तभी सत्य है जब कौन सा बल लग रहा हो? संरक्षी बल। असंरक्षी में ये बात सत्य नहीं होगी। सर कैसे? देखो अभी इसी क्वेश्चन को मैं करके दिखाता हूं, आपको तुरंत मेरी बात समझ में आ जाएगी कि बिल्कुल सर आप एकदम सही कह रहे थे। आओ चेक कराता हूं मैं आपको। अब मान लेता हूं इस क्वेश्चन में एक क्वेश्चन लेता हूं मैं, देखिएगा। मान लो ये m द्रव्यमान की वस्तु है, ठीक है, m द्रव्यमान की वस्तु है, क्लियर है। अब इस m द्रव्यमान की वस्तु को मान लो ये यहां से a से चल के मान लेता हूं b पे जा रही है, ठीक है। विस्थापन कितना मान लेता हूं? s मान लेता हूं, ठीक है, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। अब जरा ध्यान देना, अब ये वस्तु इधर जा रही है। मैं पूछता हूं घर्षण बल द्वारा किया गया कार्य, घर्षण बल द्वारा किया गया कार्य, द्वारा किया गया कार्य, घर्षण बल द्वारा किया गया कार्य कब? जब वस्तु कहां से कहां जाती है? ए से बी पे जाती है। वस्तु वापस कहां आती है? बी से ए पे जाती है। तो कुल कार्य बताओ, कुल कार्य बताओ। ए से बी पे जाने पर, वापस बी से ए पे आने पर कुल कार्य निकालो। तो सबसे पहले देखो ए से बी पे गई। जब वस्तु ए से बी पे गई
तो वस्तु पर का विस्थापन किधर हो रहा है सर? इधर हो रहा है। घर्षण बल सदैव कहां लगता है बता चुका हूं। घर्षण बल कहां लगता है? वस्तु के विपरीत दिशा में। ये लो घर्षण बल लग गया। अब बताओ विस्थापन किधर? आगे, विस्थापन आगे, घर्षण बल पीछे। कॉस कितना लिखोगे? 180। क्या लिखोगे? माइनस का एफएस। अब मान लो इस वस्तु जब यहां पहुंची, वापस इसको कहां लेके आ रहे हो? ए बिंदु पे लेके आ रहे हो। वापस इसको ए बिंदु पे ला रहे हो। तो इस स्थिति में जब ये आगे आएगी तो घर्षण कहां लगेगा? घर्षण कहां लगेगा? पीछे की तरफ। पीछे की तरफ। विस्थापन किधर हो रहा है? इधर की तरफ। फिर कॉस थीटा क्या लिखोगे? 180 लिखोगे। फिर घर्षण कितना निकल के आया? कुल कार्य कितना निकल के आया? माइनस का एफ एस। तो अगर मैं पूछूं कुल कार्य क्या ए से बी प्लस बी से ए में, कुल कार्य इस बार बताओ मुझे, कुल कार्य बताओ, तो तुम बोलोगे सर माइनस का एफ एस प्लस का माइनस का एफ एस प्लस का माइनस का एफ एस। तो कितना हुआ? माइनस का 2 एफ एस। अब जरा ध्यान देना, वस्तु ए से गई बी पर, बी से वापस ए पे गई, आ गई, तो क्या वस्तु अपनी प्रारंभिक स्थिति पे आ गई? विस्थापन कितना हुआ? 0। पर कार्य 0 हुआ क्या? कार्य 0 हुआ क्या? नहीं हुआ। इसका मतलब ये जो कार्य हो रहा है जिस बल के कारण, ये संरक्षी बल नहीं है। तो यहां से मैं कह सकता हूं क्या कि घर्षण बल संरक्षी बल नहीं होता। घर्षण बल संरक्षी बल नहीं होता। अगर ये संरक्षी बल होता, ये संरक्षी बल होता, तो इसके द्वारा किया गया कार्य भी क्या आना चाहिए था? शून्य आना चाहिए था। क्या आना चाहिए था? शून्य आना चाहिए था। तो आओ एक लाइन बता देता हूं, असंरक्षी बल क्या होता है। तो देखो असंरक्षी बल, असंरक्षी बल क्या होता है समझ लेना ध्यान से। असंरक्षी बल ऐसे बल जिनके द्वारा किया गया कार्य, ऐसे बल जिनके द्वारा किया गया कार्य वस्तु की प्रारंभिक व अंतिम स्थिति पर, वस्तु की प्रारंभिक व अंतिम स्थिति पर निर्भर नहीं करते, अंतिम स्थिति पर निर्भर नहीं करते। तो सर किस पर निर्भर करते हैं? नहीं करते हैं। तो ये किस पे निर्भर करते हैं? ये वस्तु द्वारा, ये वस्तु द्वारा, ये वस्तु द्वारा तय किए गए पथ पर निर्भर करते हैं। वस्तु द्वारा तय किए गए पथ पर निर्भर करते हैं। किस पर निर्भर करते हैं? पथ पर निर्भर करते हैं। तीसरी इंपॉर्टेंट बात ये याद रख लो, किसी बंद पृष्ठ के अनुदिश, किसी बंद पृष्ठ में इनके द्वारा किया गया कार्य शून्य नहीं होता, शून्य नहीं होता, शून्य नहीं होता है। इंपॉर्टेंट बात याद रख लो। ऐसे बल को हम क्या बोलते हैं? असंरक्षी बल कहते हैं। क्या क्या बोलिए? ऐसे बल जिनके द्वारा किया गया कार्य वस्तु की प्रारंभिक और अंतिम स्थिति पर निर्भर नहीं करता। देख लो आपके सामने है, प्रारंभिक स्थिति से गया अंतिम, अंतिम से गया प्रारंभिक, विस्थापन तो 0 हो गया लेकिन कार्य 0 नहीं हुआ क्योंकि यह असंरक्षी बल था। तो ये प्रारंभिक और अंतिम स्थिति पर निर्भर नहीं करता। तो ये किस पे निर्भर करता है? ये वस्तु द्वारा तय किए गए पथ पर निर्भर करता है। पथ जितना ज्यादा होगा किया गया कार्य उतना ज्यादा होगा। और किसी बंद पृष्ठ में या किसी वर्ताकार पथ में इनके द्वारा किया गया कार्य शून्य नहीं होता। ध्यान देना। देखो ए से बी गए, वापस बी से घूम के कहां आ गए? ए पर आ गए। तो एक बंद पृष्ठ बनाया, कार्य शून्य हुआ क्या? सर नहीं हुआ, नहीं हुआ। इंपॉर्टेंट बात, उदाहरण क्या लिख सकते हो? घर्षण बल, शान बल, घर्षण बल, शान बल, ये जो भी बल लगते हैं ये कैसे उदाहरण हैं? ध्यान रखना, ये कैसे उदाहरण हैं? ये असंरक्षी बल के उदाहरण हैं। किसके उदाहरण हैं? असंरक्षी बल के उदाहरण हैं। बोलो मेरी बात समझ में आ रही है? एकदम अच्छे से समझ में आ रही है। इंपॉर्टेंट बात है, समझ में आ गई होगी। मैंने एकदम एक एक एग्जाम्पल लेके समझा दिया है। अब तुम कहीं नहीं फंसने वाले हो। अगर फिर भी किसी भी टाइप की अगर कोई दिक्कत आ रही है तो कमेंट जरूर करना, और वीडियो पसंद आया तो लाइक जरूर करना। चलिए आगे बढ़ते हैं। कई बार क्वेश्चन थोड़े से अलग आ जाते हैं, कई बार क्वेश्चन थोड़े से अलग आ जाते हैं, और उन क्वेश्चन को हम कैसे डील करेंगे आइए चेक कर लेते हैं।
मान लो क्वेश्चन मेरे पास ऐसा आ गया, मान लो क्वेश्चन ऐसा आ गया, इस टाइप के क्वेश्चन आ जाते हैं कई बार, तो कैसे करेंगे। मान लो क्वेश्चन ऐसा आ गया कि बल का मान दे रखा है, मान लेता हूं एक्स आई कैप प्लस वाई जे कैप, ठीक है। अब आपको ये पूछा है कि सिद्ध करो कि ये संरक्षी बल है या असंरक्षी बल है, सिद्ध करो कि यह असंरक्षी बल है या संरक्षी बल है। अब आपको ऐसे देख के तो पता चलेगा नहीं भाई, हम भगवान तो है नहीं, अच्छा ध्यान लगाया पता चल गया ये संरक्षी बल है और असंरक्षी बल है। तो सर कैसे चेक करेंगे ऐसे बलों को, इन तरह का ऐसा क्वेश्चन आ जाए पूछ ले संरक्षी बल है या असंरक्षी बल है, तो सबसे पहला काम करो बल को इस तरीके से लिख दो, एफ एक्स आई कैप प्लस एफ वाई जे कैप प्लस एफ जेड के कैप। इंपॉर्टेंट बात बता रहा हूं, डी एफ एक्स अपॉन डी वाई इज इक्वल टू डी एफ वाई अपॉन डी एक्स, ठीक है। डी एफ वाई अपॉन डी जेड इज इक्वल टू डी एफ जेड अपॉन डी वाई। तीसरा, डी एफ एक्स अपॉन डी जेड इज इक्वल टू डी एफ जेड अपॉन डी एक्स। अगर ये कंडीशन कहीं पर भी सेटिस्फाई होती मिले, अगर ये कंडीशन याद रख लो, ये कंडीशन याद रख लो, ये कंडीशन अगर आपको सेटिस्फाई होती हुई मिले, ये कंडीशन अगर आपको सेटिस्फाई होती हुई मिले, तो आप समझ लेना कि ये संरक्षी बल है। और अगर ये कंडीशन सेटिस्फाई होती हुई ना मिले, तो आप समझ लेना कि ये कैसा बल है, असंरक्षी बल है। सर कैसे, डी एफ एक्स का मतलब क्या है, डिफरेंशिएशन नहीं, इसको पार्शियल डिफरेंशिएशन बोलते हैं, भिन्नात्मक अवकलन, भिन्नात्मक या आंशिक अवकलन बोलते हैं। क्या बोलते हैं, आंशिक अवकलन होता है, ये होता अवकलन का पार्ट है, पर इसको बोलते हैं आंशिक अवकलन, भिन्नात्मक पार्शियल डिफरेंशिएशन। क्या बोलते हैं, पार्शियल डिफरेंशिएशन। क्या बोलते हैं, पार्शियल डिफरेंशिएशन। क्या संबंध निकाला है कि पार्शियल डिफरेंशिएशन एक्स और वाई में देखा, जब एक्स का किया वाई के रिस्पेक्ट में, वाई का किया एक्स के रिस्पेक्ट में, वाई का किया जेड के रिस्पेक्ट में, जेड का किया वाई के रिस्पेक्ट में। अब किसका देखो, एक्स वाई का हो गया, वाई जेड का हो गया, कौन बचा, एक्स जेड बचा, कौन बचा, एक्स जेड बचा। एक्स का किया जेड के रिस्पेक्ट में, जेड का किया एक्स के रिस्पेक्ट में। अब जरा देखो क्वेश्चन को कैसे करना है। यहां पे देखो, अगर मैंने क्या सिखाया, सबसे पहले लिखो एफ एक्स आई कैप प्लस एफ वाई जे कैप प्लस एफ जेड के कैप, लिख दिया। यहां एफ एक्स का मान कितना है, एक्स आई कैप प्लस वाई जे कैप प्लस जीरो जेड जीरो के कैप, ठीक है, प्लस जीरो के कैप प्लस जीरो के कैप। क्या कंडीशन है, पहली कंडीशन चेक करो, हर कंडीशन सेटिस्फाई होनी चाहिए, हर कंडीशन क्या होनी चाहिए, सेटिस्फाई होनी चाहिए। यहां देखो एफ एक्स का मान कितना है, एक्स, एक्स का वाई के सापेक्ष, एक्स का वाई के सापेक्ष पार्शियल डिफरेंशिएशन, एक्स का वाई के सापेक्ष, एक्स वाई के लिए क्या है, एक्स वाई के लिए एक्स क्या है, नियत है। देखो एक्स का वाई के सापेक्ष, एक्स क्या है वाई के लिए, एक्स वाई के लिए क्या है, नियत होता है, एक्स वाई के लिए क्या है, नियत है, ठीक है, बराबर बराबर डी वाई अपॉन डी एक्स। इसको बोलते हैं भिन्नात्मक आंशिक अवकलन या पार्शियल डिफरेंशिएशन। अगर x का मान y के लिए क्या है, नियत है, भाई y के लिए x का मान क्या है, नियत है, यहां पर x का मान y के लिए क्या है, नियत है, और नियत राशि का अवकलन कितना होता है, 0 0, ये आ गया सेकंड। सेकंड देखो फिर क्या बोलता है, डेल्टा एफ वाई अपॉन डी जेड इज इक्वल टू डेल्टा एफ जेड अपॉन डी वाई। अब देखो एफ वाई कितना है, एफ वाई कितना है, डी वाई अपॉन डी जेड इज इक्वल टू एफ जेड कितना है, 0 अपॉन वाई। अब देखो जेड के लिए वाई क्या है, जेड के लिए वाई क्या है, जेड के लिए वाई क्या है, वाई नियत है, भाई जेड के सापेक्ष वाई का अवकलन क्या है, 0 है, ये 0 हुआ और ये खुद 0 है, तो 0 बराबर 0 हो गया, 0 बराबर 0 हो गया। आपको कुछ नहीं देखना, अगर यहां y है तो यहां पर y होगा तो ही हम कर पाएंगे, यहां x है तो यहां x का ही होना चाहिए तभी हम अवकलन कर पाएंगे, नहीं तो नहीं कर पाएंगे, नहीं तो ये क्या बन जाएगा, नियत, और नियत का क्या होता है, 0 होता है। तीसरी कंडीशन चेक करते हैं, तीसरी कंडीशन क्या कहती है, डी एफ एक्स, डी एफ एक्स, डी एफ एक्स, एफ एक्स का मान कितना है, x किसके सापेक्ष, z के सापेक्ष,
बराबर डी एफ जेड। डी एफ जेड, एफ जेड कितना है जरा देखो, एफ जेड कितना है, किस कौन सी कंडीशन ले रहे हैं, डी एफ जेड जीरो कितना है, 0 डी एक्स। अब जेड के सापेक्ष एक्स, मैंने क्या बोला, अगर यहां जेड है तो यहां पर भी जेड होना चाहिए, यहां एक्स है तो यहां पर भी एक्स होना चाहिए, नहीं तो ये नियत बन जाएगा। और नियत का अवकलन क्या होता है, शून्य होता है। ध्यान दो, क्या तीनों कंडीशन बराबर सिद्ध हो रही है, तीनों कंडीशन सिद्ध हो रही है, तीनों कंडीशन बराबर हो रही है। भाई ये दोनों इसके बराबर आपस में बराबर होने चाहिए, ये दोनों आपस में बराबर होने चाहिए, और ये दोनों आपस में बराबर होने चाहिए। ये जरूरी नहीं है कि ये दोनों इस दोनों के बराबर हो, पर ये दोनों आपस में बराबर हो, ये दोनों आपस में बराबर हो, ये दोनों आपस में बराबर हो सकता है इसका मान कुछ और आ जाता, इसका मान कुछ और आ जाता, इसका मान कुछ और आ जाता, लेकिन इंपॉर्टेंट बात क्या है, ये आपस में क्या होने चाहिए, ये आपस में क्या होने चाहिए, बराबर होने चाहिए। अगर ये आपस में बराबर हैं, अगर ये आपस में बराबर हैं तो क्या है, अगर ये आपस में बराबर हैं तो क्या है, तो ये मान सही है। इसका मतलब ये कौन सा फलन है, ये कौन सा बल है, ये संरक्षी बल है। और अगर ये संरक्षी बल है तो इसके द्वारा किया गया कार्य क्या हो जाएगा, शून्य हो जाएगा। क्या हो जाएगा, शून्य हो जाएगा। बोलो मेरी बात समझ में आ रही। एक क्वेश्चन और लेते हैं। मान लेता हूं इस तरह का क्वेश्चन दे दिया, मान लेता हूं कि एक एफ दे दिया और वो दे दिया 3y i कैप प्लस 3x j कैप और प्लस z कैप 0 है। अब मैंने क्या सिखाया, तरीका मेरा याद रखना है। मैंने पूछा ये संरक्षी बल क्षेत्र है या नहीं है, संरक्षी बल है या नहीं है, संरक्षी बल है या असंरक्षी बल है। तो चेक करने का तरीका मैं बता चुका हूं, बार बार बोलने की जरूरत नहीं है। सबसे पहले इसको लिखो इस तरीके से। किस तरीके से सर, एफ एक्स आई कैप प्लस एफ वाई जे कैप प्लस एफ जेड के कैप। क्या बोला, एफ एक्स का मान कितना निकल के आ गया सर 3y, एफ वाई का मान कितना निकल के आ गया 3x, और एफ जेड का मान कितना निकल के आ गया सर 0। कुछ नहीं है तो 0 लिख दिया। तरीका क्या सिखाया था, डी एफ एक्स अपॉन डी वाई बराबर डी एफ वाई अपॉन डी एक्स बराबर होना चाहिए। दूसरा, डी एफ वाई अपॉन डी जेड इज इक्वल टू डी एफ जेड अपॉन डी वाई। और तीसरा कंडीशन क्या बनाया, डी एफ एक्स अपॉन डी जेड इज इक्वल टू डी एफ जेड अपॉन डी एक्स। ये कंडीशन बराबर हो जानी चाहिए। तो जरा देखना एफ एक्स कितना है, एफ एक्स कितना है, ध्यान से देखो तो एफ एक्स सर 3y है अपॉन y। अब y के सापेक्ष y का तो हो ही सकता है ना, y के सापेक्ष y 3y का अवकलन कितना होगा, y के सापेक्ष 3y नियत नहीं है तो इसका अवकलन हो सकता है 3fy कितना है 3x अपॉन dx। क्या y के सापेक्ष y का हो सकता है, x के सापेक्ष x हो सकता है, ठीक है सर। y के सापेक्ष 3y का 3, x के सापेक्ष 3x का 3, अवकलन अवकलन यस सर बराबर। अब देखो यहां पे देखो, यहां देखना 3fy, ठीक है, डेल्टा fy कितना है 3x अपॉन dz इज इक्वल टू fz कितना है 0, और ये क्या है dy। यहां क्या है dfx, dfx कितना है 3y अपॉन dz इज इक्वल टू dfz कितना है 0 अपॉन dx। मैंने क्या बोला, अब क्या z के सापेक्ष x क्या है, नियत है, z के सापेक्ष x क्या है, नियत है। लेकिन यहां ध्यान देना y के सापेक्ष dy का अवकलन हो सकता है, लेकिन x का dz के सापेक्ष कितना होगा 0 होगा। ये खुद तो 0 है, ये भी 0 0। y का z के सापेक्ष 0 होता है, 0 का 0। हमने क्या बोला, हमने क्या बोला, इंपॉर्टेंट बात, ये आपस में बराबर होना चाहिए, बराबर है, ये आपस में बराबर होना चाहिए, बराबर है, ये आपस में बराबर होना चाहिए, बराबर है, बिल्कुल सर बराबर है। इसका मतलब ये वाला बल कैसा है, ये वाला बल कैसा है, संरक्षी बल क्षेत्र है। तो पूछेगा क्या इसके द्वारा किसी बंद पृष्ठ में किया गया कार्य शून्य हो सकता है, बिल्कुल सर, इसके द्वारा किसी बंद पृष्ठ में किया गया कार्य शून्य होगा, किसी बंद पृष्ठ में किया गया कार्य शून्य होगा। कोई समाकलन करने की जरूरत नहीं है, सीधा ये लगाओ, क्वेश्चन कर डालो, केवल आप ये चेक कर लो कि संरक्षी बल है या असंरक्षित बल। इससे ऊपर कुछ भी नहीं आने वाला है। इंपॉर्टेंट चीज है, नोट कर लो,
ठीक है, आई होप आपको सारी चीजें समझ में आ गई होगी। अगर आपको वीडियो पसंद आया है तो लाइक करना, कमेंट करना मत भूलना। थैंक यू गाइज, विश यू ऑल द बेस्ट।